नमस्कार, गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि संध्या का बेला है। उस टाइम में 65th बीपीएससी के सेलेक्टेड कैंडिडेट जिनका कि 92 रैंक आया है और इनको ऐसे कहा जाए तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पद मिला है, लेकिन हो सके सर को बहुत जल्दी डीएसपी पद मिल जाएंगे इसी रैंक के साथ, क्योंकि उसमें कुछ है टेक्निकली थोड़ा फॉल्ट हुआ है बीपीएससी से, और वो अगर सुधर जाए तो सर डीवाईएसपी बिहार में बन जाएंगे। तो मुझे लगता है डीवाईएसपी बनने के बाद बिहार बीपीएससी के नाम से सर का जर्नी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो वो यूपीएससी का जर्नी है। और आप इतने अच्छे बीपीएससी 65th में इतनी शानदार रैंक हासिल करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई आस्था आईएएस की तरफ से। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो हमारा मार्गदर्शन किए उसके लिए हम आभारी हैं और आभारी रहेंगे। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि नित्यम सर से कि अपना परिचय संक्षिप्त में परिचय दीजिए और अपने जर्नी को थोड़ा विस्तृत में बताइए। जी जी मैं नित्यम कुमार गौरव समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूं। और समस्तीपुर में देखा जाए तो मेरा गांव है साख मोहन, मैं वहां का निवासी हूं। और मैं 10+2 अर्थात स्कूलिंग बिहार से ही किया है। उसके बाद बिहार के बाद मैं दिल्ली आ गया हूँ और दिल्ली में संघर्ष करते हुए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से एमए भी किया हूँ। और एमए मेरा पॉलिटिकल साइंस से है और वर्तमान में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय फैकल्टी ऑफ लॉ से एलएलबी में कर रहा हूँ। और हाल ही में 65th बीपीएससी में मैंने 92वां रैंक ग्रहण किया है। और मुझे खुशी है कि आस्था आईएएस में तमाम जितने भी टीम हैं, सर हैं, सबका गाइडेंस मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं इस चैनल के माध्यम से जितने भी सर हैं और संपूर्ण आस्था आईएएस टीम को मैं यहाँ से आभार और शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर के लैंग्वेज से, बोली से तो आप समझ ही गए होंगे कि सर का माध्यम क्या होगा। क्योंकि बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट नहीं होता है बिहार में। बिहार में मेरे ख्याल से अभी ऐसा कुछ है नहीं। बिहार में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम को मेरे ख्याल से समान दर्जा दी जाती है। वो आपके आंसर राइटिंग के ऊपर डिपेंड है कि कितना नंबर ला रहे हैं, रैंक उसके ऊपर मिलता है। मीडियम के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है अभी तक मेरे ख्याल से। तो सर आपसे मैं कुछ सवालात करने चाहूँगा, क्योंकि अभी हाल ही में 67th बीपीएससी प्री होने वाला है और आप प्री, मेंस, इंटरव्यू, ये तीनों ही ठीक है जटिल बेड़ों को पार करके एक शानदार सफलता हासिल किए हैं। तो आप प्री की जर्नी, मेंस की जर्नी और इंटरव्यू की जर्नी, अपने ये तीनों ही जर्नी बताइए। और ताकि प्री में अपनी कुछ स्ट्रेटजी बता दीजिए जो 67 देंगे उनके लिए बेनिफिट हो। जी धन्यवाद। अगर आप जर्नी की बात करें तो जर्नी तो बहुत लंबी है और कम शब्दों में भी बताएं तो बेईमानी होगी, लेकिन फिर भी समय की सीमितता होते हुए भी मैं कोशिश करता हूं कि कम शब्दों में ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से यहाँ पे रखूं। देखिए, बीपीएससी में सबसे डिफ़िकल्ट अगर कुछ होता है तो ये प्रीलिम्स होता है, क्योंकि 4 लाख लगभग 3.5-4 लाख बच्चे होते हैं, उसमें 5,000-6,000 का रिजल्ट होता है और बहुत ही टफ हो रहा है। और जितने भी ऑनलाइन डिजिटल क्रांति जो आ गई है, इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि गांव में जो रिमोट एरिया में जितने लोग हैं वो भी एजुकेशन के क्षेत्र में आ रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि गांव के लोग भी, और जिनमें संसाधन विहीन हैं, जो दूर दराज से नहीं आ सकते हैं, वो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसे कि आस्था आईएएस का भी एक ऐप है, टेस्ट सीरीज़ का आस्था बीपीएससी ऐप है और आस्था आईएएस का एक ऐप है जिसमें लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज भी हमने इसका लाभ लिया है, विशेष करके कोविड में। हालांकि हम यहाँ पे मुखर्जी नगर दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन कोविड एक ऐसा वैश्विक महामारी ने ये दिखा दिया कि कैसे ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में छात्र को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप लोगों को अगर बीपीएससी क्वालिफाई करना है तो पीटी के लिए सर जैसे गाइडेंस है, अच्छे से वो गाइडेंस करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आपको बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करना है तो सर लोग भी बताते हैं, वही चीज़ हम लोग भी बता रहे हैं। जैसे कि आपको अच्छे से लुसेंट, घटना चक्र, उसको अच्छे से पढ़िए। बिहार स्पेशल कोई भी बुक ले लीजिए, बिहार नमन या बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, और करंट अफेयर कोई भी ले लीजिए,
उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। 10 क्वेश्चन मैथ्स का आता है। अगर पूरा अनुभव और पूरा प्रेशर विहीन अगर वहाँ पे एग्जामिनेशन में अपने आप को परफॉर्म करेंगे तो आपका प्रीलिम्स जो होगा वो निस्संदेह आप क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ, मेंस के लिए अब देखिए कि बिहार जितना डिफ़िकल्ट प्रीलिम्स है उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेंस मैं समझता हूँ, क्योंकि आप 10 लाइन बोल सकते हैं लेकिन 10 लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना जानते हैं, ये एग्जामिनर ये देखता है कि आप कितना कॉपी पे लिखे हैं। इसके लिए बहुत बच्चे पढ़ते रहते हैं 3-3 घंटे, मतलब खूब पढ़ते रहते हैं, लेकिन पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आप में कितना विशेषज्ञता है, आप 3 घंटे में कितना सटीक तरीके से एग्जामिनर तक रिप्रेजेंट कर दें। हाँ, इसमें टेस्ट सीरीज आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, लिखिए उसको जितना लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम 64th मेरा नहीं हुआ था और आर कुमार सर के पास आए थे तो सर बोल रहे थे मेरा यूपीएससी का पैटर्न था और एक प्रकार का अलग तरीके से मैं लिखता था, तो सर ने बताया देखो ये बीपीएससी है तो बीपीएससी के तरीके से लिखो, थोड़ा डायग्राम बनाओ, थोड़ा इम्प्रेसिव होना चाहिए। जिसका ये परिणाम हुआ कि 65th में मैंने एक सम्मानजनक स्कोर कह सकते हैं रैंक मैंने प्राप्त किया है। और तीसरा अगर देखा जाए, थोड़ा मेंस में थोड़ा सा हम एलुबरेट कर देते हैं कि मेंस में सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं 64th और 65th में देख रहे हैं पेपर 2 में एक एवरेज मार्क्स आ रहा है, तो थोड़ा सा सर के गाइडेंस में थोड़ा और ज़्यादा आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर पेपर 2 में आप बेहतर मार्क्स लाते हैं तो आपका सिलेक्शन ही नहीं बल्कि एक सम्मानजनक रैंक भी मिलेगा। और पेपर 1 में आप स्टैटिक्स थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्टैटिक्स पढ़िए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ऑप्शनल का चुनाव कैसे किया जाए। अगर आप ऑप्शनल एक जो सर्वाधिक अंक देने वाला है, कम समय में उसको बेहतर तरीके से कवर कर लिया जाए, उसको देखते हैं तो ऑप्शनल भी आप बेहतर तरीके से कर लेंगे और आप सफल हो जाएंगे। तीसरा चरण अगर कह रहे हैं, क्योंकि सीमित शब्दों में बताना है जी, तीसरा अगर देखें इंटरव्यू, हालांकि इंटरव्यू के लिए सर लोग एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और हम लोग भी यहाँ पे 3 मॉक दिए हुए हैं, तो फ़ायदे मिलते, बहुत फ़ायदे होते हैं कि इंटरव्यू में एक सबसे ज़्यादा सर लोग बता रहे थे लेकिन हम समझ नहीं रहे थे। सर बोल रहे थे कि आपके पास क्या नॉलेज है वो इंटरव्यू में कोई मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, आप आत्मविश्वास तरीके से वहाँ जाइए और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करिए, सॉरी बोलना सीखिए। इसने क्या किया हमारा, देखिए हम आपको 1 मिनट में बताना चाहेंगे कि जब मेरा इंटरव्यू था तो हम सर बोल रहे थे आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आप वहाँ पे कैसे हैंडल करते हैं इसको ध्यान रखना है। मैंने सॉरी बोला और बड़ा हम्बल तरीके से सॉरी बोला। मेरा बहुत क्वेश्चन, लगभग 5-6 क्वेश्चन कंटिन्यू सॉरी रहा, लेकिन एक क्वेश्चन आया कि आपको एसडीएम क्यों बना दिया जाए, और मैंने जो आंसर दिया उसके बाद जो क्वालिटी मैंने अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया, उसके बाद उन्होंने बताया क्या आप में ये सब क्वालिटी है। उसके बाद जो आंसर दिया, ये 2 जो क्वेश्चन था मेरे लिए इंटरव्यू का टर्निंग पॉइंट था और मेरे इंटरव्यू में 80 मार्क्स मिले हैं। मैं समझता हूँ इस 80 मार्क्स के लिए आज था ये संपूर्ण टीम और जो हमारे जो गाइडेंसर रहे हैं सब उनके लिए आभारी हैं। ये हमारा तीनों स्टेप का जर्नी है और मैं वर्तमान में आपके समक्ष बैठा हूँ और 92वां स्थान मैंने प्राप्त किया है। ये मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जैसे अभी आप बताए कि 6 बार आपने सॉरी बोला। जी बिल्कुल। हाँ, और सॉरी जब बोले उसके बाद एक ऐसा सवाल आपका पास आ गया कि उसके बाद ही इंटरव्यू की दिशा बदल गई और वहीं से आपके मार्क्स का मानदंड तय होने लगा। हाँ, बेसिकली हमें लगता है कि इंटरव्यू चाहे आप कमीशंस के किसी भी कमीशंस का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें सॉरी जो है ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट के लिए नहीं होता, वो एक्चुअली आपके धैर्य को देखा जाता है कि आप सॉरी बोलते समय कितना स्ट्रेस फील कर रहे हैं या फिर आपके मन में क्या चल रहा है। तो आपको लगता है वो 6 सॉरी आपकी सफलता का कहीं राज तो नहीं बना इंटरव्यू के लिए? जी ये कह सकते हैं, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि सॉरी, अब ये निर्भर करता है ना सॉरी आप कैसे बोलते हैं। जैसे एक सॉरी होता है कि स्ट्रेस लेके सॉरी बोल रहे हैं, एक ऐसा सॉरी होता है रिग्रेट फील हो रहा है, सॉरी सर
हम नहीं जानते। उनको लग रहा है कि सही में ये जो छात्र है ये मतलब अपने आत्मग्लानि के माध्यम से वो बोल रहा है। तो सॉरी का जो तरीका होता है ना, एक सॉरी हुआ उसमें कम आत्मग्लानि हो, दो सॉरी हुआ थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करिए सॉरी को, तो ये कह सकते हैं ये सब टर्निंग पॉइंट रहा। और इसके बाद उनको लगा जो फैक्चुअल क्वेश्चन में मतलब कुछ कह नहीं सकते इंटरव्यू क्या जाएगा किस ओर जाएगा, लेकिन वहाँ से जो टर्निंग पॉइंट रहा और वो दो क्वेश्चन इत्तेफाक से हम इम्प्रेसिव तरीके से दिए, तो ये दोनों हमारे इंटरव्यू का टर्निंग पॉइंट था। जी बिल्कुल। सच में कहा जाता है कि इंटरव्यू के दो मोड होते हैं, एक आप मेंबर को किस ओर भेजना चाहते हैं, बिल्कुल। और एक दूसरा कि आप मेंबर को किस ओर आप लाना चाहते हो। तो नित्यम सर यहाँ पर मेंबर को अपने ओर लाए थे। हाँ बिल्कुल। तो जैसे कि मुझे जहाँ तक पता है कि सर का मैथिली ऑप्शनल है और मैथिली में हाईएस्ट मार्क्स में 184 मार्क्स है ना, बहुत हाईएस्ट माना जाता है। तो मैं जहाँ तक जान रहा हूँ पहले से भी, जैसे नित्यम सर हमारे पुराने मित्र भी हैं और आज अधिकारी बन के मेरे साथ हैं और इस बात की बहुत हमको खुशी है। तो लगातार मैथिली के लिए नित्यम सर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अभी शायद उस पर कुछ अच्छे से वर्क कर रहे हैं। और मुझे जहाँ तक पता है कि पहले भाग दौड़ की ज़िंदगी थी तो उसमें कम टाइम दे पाते होंगे, लेकिन अब तो स्थिर हो गए हैं और अब मैथिली के लिए कुछ अच्छा करने के लिए कुछ सोच रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैथिली के लिए आप क्या करें उसके बारे में डिटेल बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैथिली के लिए हमारे जो गुरु थे वो दुर्भाग्य से नहीं रहे। मुझे शौक था कि अगर मैं मैथिली के वजह से मैं ऑफिसर बनता हूँ तो उनके सानिध्य में मैं उनका आशीर्वाद लूँगा, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे शेखर सर जी नहीं रहे। मैं उसको इस आस्था IAS के चैनल के माध्यम से मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। और सर का मानना था कि मैथिली एक ऐसा सब विषय है ना कि जो बच्चा सिर्फ समझता है कि मिथिला क्षेत्र के लिए है, लेकिन आप देखेंगे कि जरूरी नहीं है। मैथिली जो है ना इसका लिपि देवनागरी है और देवनागरी में जो हिंदी जानता है वो मैथिली जान सकता है। मुझे भी ऐसा लगता, मैं समस्तीपुर से हूँ, मैथिली बोली जाती है लेकिन उतना जो पूर्णिया या जो मधुबनी में बोली जाती है वो नहीं बोली जाती है। तो मैं मैथिली को प्रमोट करने के लिए, प्रमोट का मतलब ये नहीं है जो बेवजह का प्रमोट का मतलब ये है कि आप मैथिली में देखेंगे 184, 190, 200 तक मार्क्स का स्कोप है जो अन्य सब्जेक्ट में तुलनात्मक रूप से कम है हो सकता है, लेकिन इसमें मेहनत का एक प्रोपोर्शन होता है। इसमें कम मेहनत में इफेक्टिव गाइडेंस में आप बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप 200 मार्क्स तक ला सकते हैं। और 2 साल से आप देख रहे हैं कि अगर आपको सिलेक्शन दे रहा है तो मैथिली दे रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए एक संस्कार सिविल सर्विस नाम से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूं। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग अगर चाह रहे हैं कि संस्कार सिविल मतलब मैथिली की ओर आकर्षित हों और BPSC प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए अगर कुछ गाइडेंस चाहते हैं तो उस चैनल से जुड़िए। और हम जितना समय मिलेगा, हालांकि अभी सौभाग्य से बिहार शिक्षा सेवा मिला है, शिक्षा क्षेत्र में मुझे और काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये एक प्रथम स्टेप होगा जिसमें आप लोगों का भी सहयोग जरूरी है। जितना आप लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे आस्था IAS का जो आस्था IAS है ये गांव के दूर दराज इलाकों तक इसका पहुंच है। और मैं समझता हूं कि आस्था IAS और अगर जितने डिजिटल युग में अगर और ज़्यादा लोग, बहुत लोगों की अभी भी कमी है, तो मैं समझता हूं इस टाइप के इंस्टीट्यूट को दूर दराज के लोग, दूर दराज के छात्रों तक पहुंच सुलभ हो और छात्र बढ़ चढ़ के आगे आए और बिहार को एक कहते हैं ना, अमेरिका का एक था बिहार का एक मेक बिहार ग्रेट अगेन, जैसे अमेरिका था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैं चाहता हूं कि मेक बिहार ग्रेट अगेन की सपना को आप लोग साकार करें। और अगर हो सके तो संस्कार सिविल सर्विस को आप लोग थोड़ा सा देखें, फॉलो करें। बिल्कुल, संस्कार सिविल सर्विस को सब्सक्राइब कर लें सर, बहुत अच्छा। मैं इनसे ऐसा नहीं कि मैं इनको जहाँ तक जाऊँ पर्सनली वे में बोल रहा हूँ कि सर से मैं बहुत अच्छे से, बहुत पहले से जान रहा हूँ, तो जो भी ज्ञान मिलेगा वहाँ से तो यही समझ लीजिए कि आप लोग के लिए वरदान रहेगा वो। तो एक बार देखिए, ऐसे सर अभी बता रहे थे दूर दराज क्षेत्रों के में जो रहते हैं, जो दिल्ली तक जिनकी पहुँच नहीं है, तो बहुत सारी सुविधा दी गई है आस्था IAS की तरफ से। पहले ऐसा था कि बहुत सारे बच्चे का मैसेज भी आ रहा है लगातार कि सर आस्था IAS का अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है। तो आस्था IAS का अपना 2 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। पहला है कि प्ले स्टोर में जाइए
टाइप कीजिए आस्था IAS AASTHAIAS। वहाँ उस ऐप पे आपको लाइव विथ रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, BPSC प्री मेंस सब कुछ इंटरव्यू तक का वहाँ मिलता है। दूसरा मैंने एक ऐप किया है ताकि टेस्ट सीरीज मेरे लिए पहले ऑनलाइन ऐप पे नहीं था। हाँ हाँ बिल्कुल। और सिर्फ रिकॉर्डिंग क्लास नहीं था, तो टेस्ट सीरीज और सिर्फ रिकॉर्डिंग क्लास के लिए BPSC प्री का टेस्ट हो या मेंस के टेस्ट सीरीज के लिए आस्था BPSC नाम का ऐप है। ठीक है, ये दोनों ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो भी सुविधा मिलेगी तो वहाँ से आपको मिलते रहेगा, जो भी संस्थान के द्वारा दी जाएगी। बाकी जो भी होता है हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे को हर वो चीज़ दे दें जितना कि उनके लिए उपयोगी हो। इसमें मैं 2 शब्द यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि ये बोल रहे हैं जितना भी नहीं, मैं समझता हूँ पर्याप्त। अगर सर के गाइडेंस में अगर आप लोग ईमानदारी से अगर आप अध्ययन करेंगे, अब देखिए भटकाव बहुत है, लेकिन गाइडेंस का मतलब ये होता है ना कि सटीक मार्ग से आप कम मेहनत में आप लक्ष्य पे पहुंच जाए। मेहनत करने का मतलब ये नहीं है जो 10 साल तक मेहनत करते रहें। आपका मूल जो लक्ष्य है ये BPSC क्रैक करना है। मैं समझता हूँ सर का बहुत अनुभव है यहाँ पे, तो हमें लगता है कि सैकड़ों बच्चे अधिकारी बने हुए हैं। हम तो अतिशोक्ति हम यहाँ पे बोलने के हकदार भी नहीं है, बस हम एक सर का एक छोटा सा छात्र रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष करके मेंस के लिए। आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। इंटरव्यू तो आपका एक कहते हैं ना निर्णायक होता है, क्योंकि देखेंगे 80 मार्क्स का डिफरेंस होता है PT मेंस में। अगर जिनका कट ऑफ पे भी होता है ना, अगर इंटरव्यू में होता है, मैं देख रहा हूँ कि पूरा बिहार में इस टाइप का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैंने भी इंटरव्यू के लिए देखा तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन हमें तो खैर सुलभ यहाँ पे अस्थायी से बहुत दिन से जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी ऐसा मौका हम मतलब आप लोगों को भी मिलना चाहिए। आप लोग भी बढ़ चढ़ के आगे आइए और बिहार जैसे संस्थान में BPSC जैसे प्रतिष्ठित सेवा में आइए और बिहार की मिट्टी में सेवा करिए और बिहार को महान बनाइए, अच्छा बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कम शब्द में सर बड़ी बड़ी बात बोल गए। अगर इस शब्द को, सर की बात को, एक एक शब्द को सोचें तो बहुत बड़ी बड़ी बात बोल गए। मतलब कि आपको सीधे सीधे ये बोल रहे हैं कि आपको मिट्टी का जो है ना अपने जो जिस मिट्टी ने आपको इतना बड़ा किया उनका कर्ज चुकाइए। तो मैं हालांकि मैं कुछ अब इस तरह की बातें तो हो गई, जैसे कि आप सर के बारे में परिचय और जो जानना था सर से जान लिए। मैं थोड़ा सा सर के जॉब प्रोफाइल के ऊपर सवाल करना चाहूँगा। हालांकि मैं दोबारा सर से बहुत जल्द मिलूँगा जब नित्यम सर DSP बन जाएंगे, और लेकिन फ़िलहाल अभी एजुकेशन ऑफिसर हैं। तो मैं बिहार में महिला शिक्षा हो या पुरुष शिक्षा, दोनों में ही देख रहे हैं कितनी बड़ी अन्य राज्य की तुलना में हम कितने सबसे निचले पायदान पे आते हैं। तो आप एजुकेशन ऑफिसर होने के नाते अपने शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ जिस जिले में आप जाएंगे, कौन कौन से सकारात्मक कदम उठाएंगे, खास करके हम वहाँ की महिलाओं के लिए, ठीक है। और अभी मैं नॉर्मली सर मैं एक चीज़ आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली कभी गांव जाता हूँ तो यूं ही हम घूमने निकल जाते हैं, और घूमने निकलते हैं तो स्कूल सबका भ्रमण कर लेते हैं। तो स्कूल के सरकारी स्कूल के अभी भी हम वो स्थिति देखें कि बच्चे सब इधर उधर खेल रहे हैं, कोई अपने जगह है, मास्टर साहब यहाँ। और बिहार में तो आज मास्टर साहब की ये हाल है कि कुछ अटेंडेंस लग जाता है, निकल भी लेते हैं, ठीक है। और बच्चे पढ़े या ना पढ़े, क्या कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खैर जो मतलब शिक्षा एक व्यवसाय नहीं होना चाहिए जो बना लेते हैं कि हम आए, स्कूल आए, फिर वहाँ से निकल गए, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो आप इन सब कमियों को पूरा करने में किस तरह का अपना कदम उठाएंगे, और ऐसे सब अगर मास्टर साहब आपको मिल जाए उसके लिए क्या, कौन सा आप कानूनी मानदंड अपनाएंगे? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि बिहार में गुरु शिष्य परंपरा का एक ऐतिहासिक परंपरा रहा है और बहुत ही महान परंपरा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बिहार की धरती में एक ऐसा गुण है शिक्षा के क्षेत्र में कि शिक्षा के वजह से ही बिहार बना है। तो ये बहुत ही फक्र की बात है। लेकिन वर्तमान समय में थोड़ा सा जो पथ जिसको बोलते हैं पथ से भटकाव हुआ है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर मैं ऑफिसर बनता हूँ, मुझे हालांकि ट्रेनिंग दिया जाएगा, ऐसे मैं जनरल मतलब परसेप्शन में बता रहा हूँ, मेरी जो सोच है, मैं समझता हूँ कि हमारे जो गुरुजन हैं, जो शिक्षक हैं,
उनमें भी बहुत संभावना, वो भी बहुत परिपक्व हैं, बहुत पढ़ाते हैं, उनके पास मतलब समाज को विकसित करने का एक अच्छा रोड मैप है। और कहते भी हैं, हमारे पिताजी भी शिक्षक हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनका मानना भी है कि राष्ट्र का या समाज का निर्माण होता है ना, उसके स्कूल में होता है। अगर स्कूल को बेहतर वातावरण से सुसज्जित कर दिया जाए तो हमारा समाज बेहतर होगा। तो मैं 2 काम करूंगा, मैं समझता हूं, हालांकि इसमें संशोधन किया जाएगा कि सबसे पहले कि शिक्षक जो हमारे गुरुजन हैं उनको मोटिवेट करने की जरूरत है। हम देखते हैं कि हमारे स्कूल में अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए हैं। 10+2 तक स्कूल है हमारे गांव में, 10th पास किए हैं, या फिर जहां प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, कोई मोटिवेशन का कोई सोर्स नहीं है। तो जब तक आप मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक टीचर मतलब निस्वार्थ भाव से और पूरा ऊर्जावान तरीके से वो आगे नहीं आएंगे। उनके पास संभावना बहुत है, और छात्रों में है कि छात्रों को सपने देखने का एक अवसर मिलना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा उनको मोटिवेट करूं, और जो मोटिवेट होकर बेहतर काम करें उनको प्रोत्साहित करूं अपने क्षेत्र में। और पेरेंट्स को और छात्र को दोनों को सपने देखने, जैसे होता ना, अरे हमारा बच्चा गरीब है, हम क्या पढ़ाएं, लेकिन हम भी गरीब थे, हम भी संघर्ष करके आगे बढ़े, यहाँ नौकरी तक किए हैं, ट्यूशन भी पढ़ाएं, लेकिन हमारे माता पिताजी ने सपना देखना सिखाया है। तो हम उस संघर्ष से आते हैं, और बिहार के लगभग कहते हैं ना कि पूरा पर कैपिटा इनकम 1/3 है, सब संघर्ष से जूझ रहे हैं। तो हम करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे पेरेंट्स को और टीचर को, ताकि वो सपना देखे, और दोनों का सामंजस्य करके बिहार को एक बेहतर बिहार या अपना डिस्ट्रिक्ट को तुलनात्मक रूप से बेहतर जिला बनाए। जैसे कि एक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही अभूतपूर्व योजना हमें समझ में मतलब देखने को मिला इंटरव्यू के समय, उन्नयन बांका, हम समझेंगे जी। तो उन्नयन बांका के तर्ज पे हम कोशिश करेंगे उसमें इनोवेशन लाया जाए, जिससे शिक्षा रुचिकर हो। जैसे दिल्ली सरकार में देख रहे हैं कि एक अलग तरीके का उत्साह है पेरेंट्स में और छात्रों में। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है प्राइवेट स्कूल में। तो अगर ईश्वर की कृपा रहा कि हम उस पोस्ट पे सुशोधित अगर बेहतर तरीके से हो जाएं, तो हम अपने क्षेत्र में एक नवाचार तरीके से शिक्षा का प्रसार करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जितने गुरुजन होंगे और जितने पेरेंट्स होंगे, जितने छात्र होंगे, वो जरूर मोटिवेट होंगे और एक बेहतर समाज बनाने के लिए वो दृढ़ संकल्पित होकर के आगे जरूर आएंगे। थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, कि मुझे अपने टीम द्वारा बताया गया है कि नित्यम सर यहाँ बैठ के टेस्ट लगातार दिए हैं, चाहे प्री हो या मेंस हो, और जहाँ तक है क्लास किए हैं। और मैं चाहूँगा कि यहाँ का, जैसे यहाँ का नोट्स है, यहाँ का क्लास है, आपके लिए कितना उपयोगी रहा? जी देखिए, सबसे पहले टेस्ट सीरीज के बारे में बताएं तो टेस्ट सीरीज तो हम ऑनलाइन भी स्टार्ट किए थे, क्योंकि कोविड के वजह से स्थिति बहुत गंभीर थी और सरकारी नियमानुसार ये संस्था भी यहाँ पे, हालांकि हम कोविड में मुखर्जी नगर में ही थे, अकेले थे, पूरा स्थिति गंभीर था, लेकिन वो बोलते हैं ना, बेरोजगार का कद्र तभी होता है जब वो रोजगार लेता है। तो हम मुखर्जी नगर में आते थे और मिथिलेश जी से मिलते थे, टेस्ट सीरीज लिखते थे। तो उस समय हम या तो हम लिख के लाते थे ऐप के माध्यम से, जो आस्था बीपीएससी का जो ऐप है, आस्था बीपीएससी, तो उसमें उसके माध्यम से हम ऑनलाइन भी सबमिट करते थे। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव हमें जो लगा ना, वो यहाँ आके लिखने में, क्योंकि टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमें लगता है कि बीपीएससी का मेंस दे रहे हैं, एक वातावरण मिलता है। जरूरी नहीं है टेस्ट सीरीज में ये जरूरी है कि आप 3 घंटा उस मतलब वातावरण को महसूस कर रहे हैं। 3 घंटे में आपके अंदर जो सॉल्यूशन निकलता है ना, वो ओरिजिनल होता है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। और क्लास में देखें तो क्लास में आर कुमार सर जी का जो नोट्स है इकोनॉमिक्स, हमारे लिए संजीवनी साबित हुआ। उसको हम समझते हैं कि गीता बाइबल समझते हैं, उसको हम गीता जैसे रट लिए हैं। बिहार में अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, कैसे हुआ, 4-5 जैसे फ्लो चार्ट में, उसको हम पूरा हर योजना को, या साइंस टेक में हालांकि 2 साल से थोड़ा सा एक डायनेमिक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थोड़ा साइंस टेक में ये बड़ा दुर्भाग्य है, हमारा सबसे कम मार्क्स साइंस टेक में ही आया है, क्योंकि हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। उसमें सर की गलती नहीं है, उसमें हमारी गलती है कि हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। तो लेकिन सर का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग उसको करिए, नोट्स भी लीजिए। और मैं समझता हूँ कि
सर जो हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, तो और इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होंगे तो मान लीजिए 446 बार 47 गया है कट ऑफ, तो आप हमारे जैसे पिछले बार 446 गया था तो हम 445 पे अटक गए थे, तो इसके आसपास रह जाएंगे, जो आपको ना केवल एक साल बर्बाद करता है बल्कि एक कंपटीशन का एक नया हुजूम आ जाता है जो उसको और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा दुरूह बना देता है। तो आपको अगर समय मिल रहा है तो उसको पीटी अच्छे से दीजिए और पीटी के बाद लग जाइए आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग ही आपको मतलब सफलता तक पहुंचाएगा। बहुत अच्छी बात बोले नित्यम सर। मैं इनकी मेहनत तो अब सफल हो गए तो नहीं बता सकता, मैं जो सामने देखा हूँ इनकी मेहनत, ये मेरे साथ ही काउंटर के सामने बैठ के जितना मेहनत की है मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता उस चीज़ को, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा जो मेहनत इन्होंने किया है उनका फल इनको मिल गया है। और बीपीएससी किसी के साथ अन्याय नहीं, चाहे कोई भी कमीशन से अन्याय नहीं करता, आप जितना मेहनत करेंगे वो फल उतना मिल जाएगा आपको, और आज तक यही होते आया है। हालांकि मतलब कि ये जैसे बता रहे थे कि जो हैं दूर दराज में तो वो गांव यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, अगर नोट्स जैसे अस्थाई इसका अपना नोट्स है, प्री के लिए अपना नोट्स है, मेंस के लिए अपना नोट्स है, जीएस का प्री पेपर का, तो वो सब भी कलेक्ट कर सकते हैं। अस्थाई का अपना जो यहाँ का नंबर है उसके माध्यम से। बाकी मैं चाहूँगा कि सर अभी जो एक ऐसा रामबाण बता दें 67 प्री वालों के लिए कि आपके इस यूट्यूब चैनल माध्यम से आपको देख के वो एक उसमें जोश, जज्बा, एक उत्साह आ जाए और खुशी से आपका नाम लेते हुए प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए, वैसा कुछ रणनीति बताइए सर। देखिए रणनीति में ये है कि सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपका ही होगा। जब तक ये थोड़ा सा भी डाउट होगा ना कि मेरा नहीं होगा तो आप बाहर हैं, चाहे 1 नंबर से हो चाहे 2 नंबर से। मैं समझता हूँ कि 67th पीटी के लिए आपको सर लोग भी बोलते हैं, लेकिन मैं स्पेशल बोल रहा हूँ। हालांकि मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कोशिश करूँगा आप लोगों को मोटिवेट करने का कि एक होता है ना ई को सुलझा लेना, ई ऑप्शन है उसको सुलझाना, वो तभी होगा जब प्रीवियस ईयर देखिए। उसके बाद आप आसानी से कम पढ़िए और उसको रिवाइज कंटिन्यू करिए। एक ही करंट अफेयर 2 करंट अफेयर पढ़िए, उसको अच्छे से आत्मसात करिए और घटना चक्र अच्छे से पढ़िए, लुसेंट फोकस करिए और बिहार स्पेशल पे फोकस करिए और शांति से रिलैक्स होकर के पेपर दीजिए। क्योंकि आप प्रेशर में आके क्या करते हैं ना, 2-3 क्वेश्चन ई में लगा देते हैं जो ई होना नहीं चाहिए। ई क्यों होना चाहिए इस पे आप 4-5 दिन रिसर्च करिए कि ई इसमें क्यों हुआ, आगे में क्यों नहीं हुआ, कैसे पैटर्न बदला है, ई कैसे होगा, इसको आप सुलझा लीजिए ना। क्योंकि जितने छात्र हैं ना मिथिलेश जी, मुझे लगता है कि सारे छात्र 100 मतलब कट ऑफ के 4-5 नंबर आसपास रहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ई ऑप्शन को सुलझा लेंगे ना और थोड़ा आत्मविश्वास से ई रंगते हुए कभी डी रंग देते हैं, डी रंगते हुए कभी ई रंग देते हैं। ये इसको माइनर मिस्टेक नहीं बल्कि मेजर जी मिस्टेक, जी जी, क्योंकि ये आपका जो है ना एग्जाम का कट ऑफ कट ऑफ को निर्धारित करता है आपके पास फेल होने में, इसका सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा 1 मार्क से आप ऐसे भी बीपीएससी का देखेंगे 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही डिलीट हो जाता है या फिर चेंज हो जाता है। तो ये मतलब आप ये मत सोचिए आपका नहीं होगा, आपका जरूर होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख करके, ईश्वर पे आस्था रख करके, अगर आप आस्था रखते हैं तो माता पिता जी का आशीर्वाद लेकर के आप एग्जाम हॉल में बैठिए, आपका पक्का होगा। आप मेहनत करिए, सकारात्मक एनर्जी से करिए, अपने कमिटमेंट के प्रति डटे रहिए, एकदम बिल्कुल होगा। और अगले बार आप जरूर 67th में आप हमारे जैसे मिथिलेश जी के साथ आप इंटरव्यू दे रहे होंगे। हम आपको शुभकामना देते हैं अपनी तरफ से। और बहुत बहुत धन्यवाद नित्यम सर। आज बहुत सर से लंबी बातें हुई, बोला था कि हम ऐसे पहले बोले थे कि सर से शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि सर के पास थोड़ा टाइम का अभाव है, अभी सर को बहुत जगह जाना है। तो आपको इतना देर यानी कि धैर्य बना के हमारे इस तरह उलझे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद। और आस्था यस के तरफ से आपको बहुत बहुत पुनः बधाई। और बिहार में जिस उम्मीद से, जिस जोश से, जिस जज्बा से जा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि उसी जज्बे के साथ, उसी जोश के साथ जहाँ भी जाएं,
एक अपना नित्यम कुमार वा नाम छोड़ के आए हैं। बिल्कुल, मेरा भी शौक है कि हम बिहार के लिए कुछ करें। हम जीवन तभी सफल होगा जब हम बिहार की महान धरती के लिए हम कुछ कर सकें, तभी हम अपना कर्ज अपनी मिट्टी से उतार पाएंगे। और आप लोगों का आशीर्वाद, सर्व गुरुजनों का गाइडेंस अगर रहा तो हम जरूर करेंगे। और ठीक है, हम लोग फिर अगले बार मिलेंगे। ऐसे हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो संस्कार सिविल सर्विस को फॉलो करते रहिए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि सप्ताह में एक बार इस टाइप का वीडियो दिया जाए, ताकि आप लोग पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन मिले और आप लोग एक सही डायरेक्शन में आप प्रिपरेशन करें और सफल हो जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण आस्था IAS टीम को मेरे तरफ से शुक्रिया। आपका आभार सर, धन्यवाद।